हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। फिर से आपका स्वागत करते हैं हम लोग श्याम द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स में। मैं नीलेश कुमार गुप्ता, आपका फिजिक्स फैकल्टी, आज आपके सामने लेकर आ रहा हूं फिक्शन टॉपिक। आप सभी लोगों को पता है, एग्जाम चाहे नीट का हो, एग्जाम चाहे जेडबलई का हो, या एग्जाम हमारे सीईटी का हो, फिक्शन टॉपिक से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग का मेन मोटिव होने वाला है कि किस तरीके से फिक्शन में अपनी कमांड करें, किस प्रकार के न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी रुकावट के। तो स्टार्ट करें, लेट्स बिगिन नाउ। तो देखो, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फिक्शन वर्ड को अपने सामने इंट्रोड्यूस कराते हैं कि फिक्शन होता क्या है, ठीक है ना। तो फिक्शन के बारे में अगर मैं बताऊं आपको, तो फिक्शन एक प्रकार की कांटेक्ट फोर्स होती है। क्या होती है आपकी कांटेक्ट फोर्स? फॉर एग्जांपल, अगर आप दोनों हाथों को रब करो तो फिक्शन में क्या, रेजिस्टेंस की वजह से एक हीट जनरेट होती है, पर ये तभी लगती है जब आपके कोई दो चीज कांटेक्ट पे हो। जब आपके हाथ दोनों कांटेक्ट पे थे तब आपका फिक्शन लग रहा था। आप लोगों ने देखा होगा, जब आप लोग रफ सरफेस में चलते हो तो बहुत आसानी से चलते हो, लेकिन अगर टॉल्स में हम लोग क्या करें, पानी गिरा दें या तेल गिरा दें, ऑयल गिरा दें, पूरे में फैला दें, तो आपको पता है आपके यहाँ 13 दिन बाद आपका भंडारा हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसका मतलब है कि जब आप लोग जहां पे स्मूथ सरफेस कर देते हो तो वहां से दो ऑब्जेक्ट के बीच में कांटेक्ट खत्म होने लगता है, और जब उनके बीच में कांटेक्ट खत्म होने लगता है तो वहां से फिक्शन हटने लगती है। इसका मतलब है फिक्शन लगाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होता है कांटेक्ट। इसलिए हम इसको जानते हैं कि फिक्शन हमारी क्या, एक प्रकार की कांटेक्ट फोर्स है। कौन सी फोर्स है ये? कांटेक्ट फोर्स। समझ में आया कि नहीं आया? दूसरा, हमेशा ये रेजिस्ट करती है मोशन को। मोशन को रेजिस्ट करने का मतलब क्या होता है? जिस डायरेक्शन में मोशन लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अपने आप को लगाती है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये हमारा क्या जाएगा? इट इज रेजिस्टिव फोर्स। वरना ये आपकी एक प्रकार की रेजिस्टिव फोर्स होती है, ठीक है। इट ऑलवेज एक्ट टू द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। हमेशा क्या लगेगा? जिस डायरेक्शन में मोशन होता है ना, हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। पर यह बात गलत है कि हमेशा फिक्शन का काम मोशन को कम करना ही होता है। कई जगह आपका फिक्शन का काम क्या होता है? मोशन को प्रोड्यूस करना भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, फिक्शन की वजह से हम अर्थ सरफेस पर चल पाते हैं। तो सिर्फ ये मत मान के चलना कि फिक्शन हमेशा मोशन को खराब करता है। फिक्शन हमारे लिए यूजफुल भी होता है, पर कुछ केसेस में ही। लेकिन फिक्शन का जो डायरेक्शन होता है तो हमेशा क्या लगता है? वो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है मोशन के। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? तो फिक्शन आपका क्या हुआ? कांटेक्ट फोर्स हुआ। दूसरा ये क्या हुआ? रेजिस्टिव फोर्स होता है, जो कि हमेशा मोशन को क्या करता है? अपोज करता है। एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं समझू तो ध्यान से देखना, अगर ये कोई एक ब्लॉक है, ये अगर m मास का आपका ब्लॉक है और ये हमारा क्या है? अर्थ सरफेस पे रखा हुआ है, ये आपका अर्थ सरफेस पे रखा हुआ है, तो फिक्शन को लगाने के लिए रिक्वायर्ड कंडीशन क्या थी हमारी? कि दो बॉडीज के बीच में कांटेक्ट होना चाहिए। तो एक बॉडी तो वो खुद ऑब्जेक्ट हो गया, और दूसरी बॉडी कौन सी हो जाएगी? अर्थ का सरफेस, और वो दोनों आपस में कांटेक्ट पे रखे हैं। इसका मतलब यहाँ पे फिक्शन लग सकता है। लेकिन अगर फिक्शन के लिए याद रखना, अगर कहीं पे आपसे बोल दिया कि स्मूथ सरफेस है, तो स्मूथ सरफेस में जो फिक्शन होता है वो जीरो हो जाता है। तो ये बात याद रखना कि जब आपका क्वेश्चन दिया जाए उस पर अगर स्मूथ सरफेस मेंशन कर दिया गया, यानी भले वो कांटेक्ट पे रखे हुए हैं पर उनके बीच में रेजिस्टिव फोर्स कोई भी नहीं लग रही है, तो अगर स्मूथ फोर्स कहीं मेंशन कर देते तो हम फिक्शन जीरो मान लेते। लेकिन हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे रफ सरफेस है। अगर कहीं पे रफ सरफेस मेंशन कर दिया जाए तो उसका मतलब होता है कि फिक्शन वहां पर जीरो नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर स्मूथ सरफेस बोलते तो फिक्शन जीरो, अगर यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं? रफ सरफेस बोल रहे हैं, तो रफ सरफेस में फिक्शन जीरो नहीं होती है। मान लिया कि हमने बोला कि इस डायरेक्शन में एफ फोर्स हमारा लग रहा था। आपको पता है जिस डायरेक्शन में फोर्स निकल के आता है उसी डायरेक्शन में मोशन होता है कि नहीं होता है? यानी ये ऑब्जेक्ट रियली में जाना किस डायरेक्शन में पसंद करेगा? इस डायरेक्शन में। और फिक्शन क्या करता है? मोशन को अपोज करता है। तो फिक्शन कहां लगना चाहिए? एफ फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में, पर इसे बीच में लगा के हमें कहां लगाना है? दोनों ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट के पास लगाना है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर हम आपको बताएं, यहाँ पे तो देखना, ये जो फोर्स निकल के आई, ये जो फोर्स होगी स्मॉल एफ, ये आपकी कहलाएगी फिक्शन। बात समझ में आई कि नहीं आई? यहां देखो, मोशन आपका इस डायरेक्शन में हो रहा था, मोशन के जस्ट बैकवर्ड डायरेक्शन में आपकी क्या निकल के आई? फिक्शन आई। तो पहला कांटेक्ट भी है और दूसरा ये मोशन को रेजिस्ट भी कर रहा है। यहां पे हमारी दोनों बात क्लियर हो गई। समझ में आई कि नहीं है? और आगे देखते हैं, इसमें और भी पॉइंट्स होते हैं। जो फिक्शन फोर्स होता है, फिक्शन फोर्स
इज कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव का मतलब होता है डिपेंड ऑन द पाथ। समझ में आया कि नहीं आया? डिपेंड ऑन द पाथ, किस रास्ते के द्वारा आपका वर्क किया जा रहा है, उस रास्ते में जब वो वर्क आपका रास्ते पे डिपेंड करने लगे, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ना डिपेंड करे, ऐसे फोर्सेस के लिए हम लोग कौन सा बोलते थे? कंजर्वेटिव फोर्सेस बोलते थे। तो फिक्शन फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्सेस। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यहां तक हम लोगों को बहुत सारे पॉइंट क्लियर हो गए थे, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखें कि फिक्शन का एप्लीकेशन पार्ट, टाइप्स ऑफ फिक्शन क्या होता है। तो अगली हेडिंग है हमारी टाइप्स ऑफ फिक्शन। टाइप्स ऑफ फिक्शन। तो देखो सबसे पहला जो टाइप आपका आता है स्टैटिक फ्रिक्शन। इसी को हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। समझ में आया कि नहीं आया? ये आपका कहला जाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। अगर आपकी कोई बॉडी रेस्ट कंडीशन पर रखी हुई है, अगर आपकी बॉडी रेस्ट कंडीशन पर रखी हुई है, उस पर हम कितना भी फोर्स लगाए उसके बावजूद वो मूव नहीं कर पा रही है, इसका मतलब है कि उसको रोकने वाली कौन सी फोर्स होगी? स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स होगी, जो उसको पीछे की तरफ आने से रोक रही होगी या आगे की तरफ जाने से रोक रही होगी। बात समझ में आया कि नहीं है? तो यहां पे देखो क्या हो जाएगा, व्हेन द बॉडी एट रेस्ट, when the body will be at rest, even on applying, even on applying the force, the friction acting on that body, the friction acting on that body is called स्टैटिक फ्रिक्शन। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर कोई बॉडी पे फोर्स लग रहा है, फोर्स लगने के बावजूद वो मूव नहीं कर रही है, इसका मतलब है कि कोई ना कोई रेजिस्टिव फोर्स लग रहा था, उस टाइम पे जो लगने वाला रेजिस्टिव फोर्स है वो हमारा क्या हो जाता है? अपना स्टैटिक फ्रिक्शन। बात समझ में आई कि नहीं आई? वो हो जाता है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन। तो देखो अगर स्टैटिक फ्रिक्शन में बोले हम, यहाँ पे सपोज करो ये कोई एक ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ था, एम मास का ऑब्जेक्ट है, आपको पता है अगर इसमें एफ फोर्स लग रही है यहां पर और ये फिर भी मूव नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब है कि इसके पीछे की डायरेक्शन में कौन सी फोर्स लग रही होगी? इसके पीछे की डायरेक्शन में आपकी फोर्स लग रही होगी, ठीक है ना, फ्रिक्शनल फोर्स। समझ में आया कि नहीं है? इसके पीछे के डायरेक्शन में कौन सी फोर्स लग रही होगी? आपकी फ्रिक्शनल फोर्स लग रही होगी। और ध्यान से देखना, थोड़ा इसका एबीडी डायग्राम हम लोग अगर ड्रॉ करें तो आपको पता है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट कांटेक्ट पे रखा हुआ है सरफेस के अर्थ के, तो इसमें अर्थ सरफेस एक नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा कि नहीं लगा रहा होगा? तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स होती है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नॉर्मल रिएक्शन के। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन होती है वो आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है? नॉर्मल रिएक्शन के। तो जैसे ही आप लोगों ने यहाँ पे प्रोपोर्शनल साइन हटाया तो क्या आता है? इक्वल साइन। इक्वल साइन जब आएगा तो उसके साथ कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। यहाँ पे ये कांस्टेंट आया म्यू एस इंटू एन। बात समझ में आई कि नहीं आई? यहाँ पे जो कांस्टेंट आया वो क्या है आपका? म्यू एस। म्यू एस समझ में आया कि नहीं आया? तो ये आपका जो म्यू एस है ये आपका कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जिसका नाम क्या है? कॉफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। जिसका नाम क्या है आपका? कॉफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। बात समझ में आई कि नहीं आई? जिसका नाम है आपका कॉफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। समझ में आया कि नहीं आया? जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पे होती है? आपका नॉर्मल रिएक्शन पे होती है। जब भी प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। एज यूजुअली यहां पर भी एक कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट का नाम हमारा क्या है? कॉफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू एस। अब इसकी एक फीचर क्या होती है? जो आपकी फ्रिक्शनल फोर्स होती है, फ्रिक्शनल फोर्स जो होती है, फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट, नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टू बॉडीज।
दो बॉडीज के बीच में जो कांटेक्ट होता है उस कांटेक्ट के नेचर पे डिपेंड करता है हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन। यानी जो म्यूएस निकल कर आया था रियली वो मटेरियल की प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है जहां पे वो कांटेक्ट पे रखी हुई होती है। समझ में आया ना? तो डिपेंड किस पे नहीं करता है? इट डज नॉट डिपेंड, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। इट डज नॉट डिपेंड, हम लोगों को लगता है कि एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड करता होगा तो गलत फहमी है। ये एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं करता है। ये डिपेंड करता है कि जो ऑब्जेक्ट हमारे कॉन्टैक्ट पे रखा हुआ है अर्थ के साथ उनके बीच के कॉन्टैक्ट में नेचर कैसा, उस नेचर पे डिपेंड करता है जो म्यू एस डिफाइन करके आता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये हमारी बात हो गई। इसलिए आगे देखो आपका क्या होता है, जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज द सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। जो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन होता है ना वो हमारा सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। तो हम इस कैसे समझे कि सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स का मतलब यहां पे क्या है? तो ध्यान से देखना, इसको एक एग्जांपल के थ्रू अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो ये एक ब्लॉक है, ठीक है ना? ये ब्लॉक हमारे सरफेस पे रखा हुआ है जिसमें किसका कुछ ना कुछ कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन था म्यू एस। मान लिया कि नहीं मान लिया? ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमने क्या किया, यहां पे हम देखते हैं कि मानो आप यहाँ पे आप 5 न्यूटन का फोर्स लगाओगे, ठीक है ना? ये मान लिया यहाँ पे हमने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, स्टिल आपका ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है। इसका मतलब है इसमें लगने वाली फ्रिक्शन कितनी हो जाएगी? 5 न्यूटन। जब तक इसमें 5 न्यूटन होगी कि नहीं होगी? अगर आप आगे 5 न्यूटन से खींचोगे तो फ्रिक्शन अपने आप को कितना लगेगा? मान लेते इसकी जो लिमिट है वो 10 न्यूटन तक खींचने की है, दम इसकी ज्यादा न्यूटन 10 न्यूटन तक। तो जैसे ही आप यहाँ पे 6 न्यूटन लगाओगे तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा? 6 न्यूटन। जैसे ही आप यहाँ पे लगाओगे 7 न्यूटन तो यहाँ पे भी अपने आप को क्या कन्वर्ट कर लेगा? 7 न्यूटन बना लेगा। जैसे ही आप यहाँ पे लगाओगे 8 न्यूटन तो यहाँ पे ये भी अपने आप को कितना कर लेगा? 8 न्यूटन। जैसे ही लगाओगे आप 9 न्यूटन यहाँ पे भी 9 न्यूटन लगेगा। और जैसे यहाँ पे 10 से ज्यादा आप करोगे ऑब्जेक्ट आपका मूव करने लगेगा। यानी 10 से नीचे तक की सभी वैल्यूज में वो अपने आप को क्या कर रहा था? एडजस्ट कर रहा था। इसके बाद अगर आप यहाँ पे 11 न्यूटन लगाओगे तब भी ये पीछे 10 न्यूटन लगाएगा। अगर आप 100 न्यूटन लगाओगे तब भी ये पीछे 10 न्यूटन लगाएगा। लेकिन 10 न्यूटन से कम वाली फोर्सेस में जितनी फोर्सेस होती है उसका नेचर ये एक्सेप्ट कर लेता है। इसी वजह से बोलते हैं हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स जो हमारी निकल कर आती है वो आपकी सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होती है। समझ में की बात नहीं है? और इसी को हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शनल की जो वैल्यू निकल कर आती है वो मैक्सिमम होती है। इसके बाद जो काइनेटिक और रोलिंग फ्रिक्शन हमारे निकल कर आते हैं उनमें इतनी ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू नहीं होती है। समझ में आया कि नहीं है? तो जल्दी से नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। तो इसके सेकंड टाइप पे आते हैं। द सेकंड टाइप इज काइनेटिक फ्रिक्शन। द सेकंड टाइप इज काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है ना? इसको डायनेमिक फ्रिक्शन भी बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर हम काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करें तो काइनेटिक फ्रिक्शन भी आपका क्या हो जाएगा? जब आपकी बॉडी मूव कर रही होगी, मूव करते टाइम पे उसमें जो मोशन को अपोज करने वाली फोर्स लगती है बैकवर्ड डायरेक्शन में वो हमारी कहलाती है काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। तो देखो व्हेन द बॉडी मूव when the body move over on another body, when the body move on another body, the friction acting on them, the friction acting on them is kinetic friction. The friction acting them on is kinetic friction. तो यहां पे देखो क्या जाएगा, यहां पर भी काइनेटिक फ्रिक्शन जो हमारी निकल के आएगी एफ के, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपका क्या नॉर्मल रिएक्शन पे। हाँ ना? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पे होती है? नॉर्मल रिएक्शन पे होती है। तो जैसे ही आप एफ यहाँ पे प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे तो क्या आएगा? कांस्टेंट। यहाँ पे कांस्टेंट क्या आया? म्यू के। जैसे वहां पे वो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन था तो वैसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा? कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ पे म्यू के क्या हो जाएगा आपका? कोएफिशिएंट ऑफ
काइनेटिक फ्रिक्शन। मैं आपको बता दूं, जब बॉडी आपकी एक जगह रखी हुई थी तब उसमें मैक्सिमम फोर्स लग रहा होता है, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है ना। लेकिन जैसे वो मूव करने लगती है तो उसका बहुत सारा फ्रिक्शनल फोर्स कैंसिल कर देती है, मेन फोर्स, तो आप फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो जाती है। दैट्स वाई हम एक बात समझ आए कि जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन निकल कर आया था वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है एफ इंटू के, एफ के काइनेटिक फ्रिक्शन के। यहां पे देखो, अगर इसको हम लिखते थे म्यू एस इंटू एन, तो ये क्या हो जाएगा, म्यू के इंटू एन। तो एन से एन अगर निपटा दें तो यहां से देखो क्या जाएगा, म्यू एस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू के। पर याद रखना हमेशा ये ग्रेटर देन ही निकल कर आता है। जो कोफिशिएंट ऑफ आपका स्टैटिक फ्रिक्शन है, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन फ्रॉम द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। बात समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी बताओ। इसका थर्ड पार्ट आता है रोलिंग फ्रिक्शन, और ठीक है ना। तो रोलिंग फ्रिक्शन में क्या हो जाएगा, रोलिंग फ्रिक्शन, तो देखो व्हेन द बॉडी, व्हेन द बॉडी rolls over on, rolls over on another body, then the friction acting between them, then the friction acting between them is called rolling friction। रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू तो और ज्यादा कम होती है, याद रखना आप लोग। तो यहां से एक चीज अगर हम समझें तो ये जो आपका म्यू एस है ग्रेटर देन था, ये हो जाएगा म्यू के से, एंड म्यू के इज ऑल्सो ग्रेटर देन टू म्यू आर, रोलिंग फ्रिक्शन। आई बात समझ में कि नहीं आई, ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है। पर मेनली जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट पार्ट था वो आपका काइनेटिक फ्रिक्शन, और दूसरा वाला जो हमारा था वो कौन सा था, स्टैटिक फ्रिक्शन। इन दोनों के एप्लीकेशन पार्ट के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। ये बात आपको समझ में आ गया। अगला देखते हैं, एंडिंग डालो, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन जिसे हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं लैम्डा से। तो देखो यहाँ पे एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में अगर हम समझें तो ध्यान से देखना, ये आपका सरफेस है, ये आपका ब्लॉक रखा हुआ है, एम मास का ब्लॉक है, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से यहाँ पे अगर हम बना के देखें तो आपको देखो ये फोर्स आपका एफ आगे लग रहा है, तो फ्रिक्शन कहां पे लगेगा, पीछे लगेगा, हाँ या ना। नॉर्मल रिएक्शन कहां पे लगेगा, इसके सेंटर पे लगेगा, और यहां पे नीचे की तरफ क्या लगेगा आपका mg। यही लगते हैं कि नहीं लगते चारों फोर्सेस के बारे में, ग्रेविटी की वजह से mg अर्थ के कांटेक्ट पे है, तो नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, फोर्स के जस्ट अपोजिट क्या लगता है आपका, फ्रिक्शन लगता है। ये बात सबको समझ आ गई कि नहीं आ गई। तो देखना यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स का रिजल्टेंट निकलकर यहां पर कहीं आएगा, हाँ या ना। नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स यहां कहीं पर निकल कर आएगा वेक्टर एनालिसिस के हिसाब से। तो जो एंगल नॉर्मल रिएक्शन और रिजल्टेंट फोर्स बनाता है उसी एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। बात समझ में आई कि नहीं आई। द एंगल मेड बाई रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल एंड फ्रिक्शन विद द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, द एंगल मेड बाई, the angle made by, the angle made by resultant of, the angle made by resultant of frictional force and normal reaction with the normal reaction, with the normal reaction is called angle of, is called एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो देखो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स का रिजल्टेंट आर निकल के आया था, और इस आर और एन ने जो एंगल बनाया वो हमारा क्या कहलाता है, कोफिशिएंट ऑफ, सॉरी एंगल ऑफ फ्रिक्शन। समझ आया कि है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से। तो यहाँ पे देखो अगर हम इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, ये अगर 90 डिग्री का एंगल होता, अगर ये एफ है तो ये भी कितना जाएगा एफ, ये कितना जाएगा आपका एन। तो जरा यहाँ पे टेन लैम्डा का फॉर्मूला लगाओ इस वाले में। तो टेन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इसमें कितना है आपका एफ, और बेस कितना है आपका एन। समझ आया कि नहीं आया।
यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या देगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये कितना जाएगा एफ और ये कितना जाएगा आपका एन, हाँ है ना, ठीक है ना। तो अब यहां से देखो अगर हम लोग लिखें तो दिस शुड बी 10 लैम्डा, और यहाँ पे देखो एफ की वैल्यू क्या आई थी, म्यू इंटू एन आई थी कि नहीं आई थी, अभी अभी देखा ना। नॉर्मल रिएक्शन में अगर हम म्यू का मल्टीप्लाई कर देते तो फ्रिक्शनल फोर्स बन जाता था, तो यहाँ पे क्या हुआ, एफ की जगह म्यू एन आ गया, अपॉन में एक पहले से एन था, तो एन से एन क्या हो गया कैंसिल, तो 10 लैम्डा बराबर कितना आ गया म्यू, तो लैम्डा बराबर कितना निकल के आ गया 10 इनवर्स म्यू। बात समझ में आई कि नहीं आई, ये आपका था एंगल ऑफ फ्रिक्शन कैसे निकलेगा, समझ में आया कि नहीं आया, ये आपको समझ में आया। लैम्डा बराबर 10 इनवर्स म्यू जो आपका निकल के आया, यही तो था आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन, कोई दिक्कत की नहीं। अब देखो यहां पे चीज समझना, फ्रिक्शन इज अ टाइप ऑफ फोर्स एंड इट्स यूनिट इज न्यूटन, नॉर्मल रिएक्शन इज ऑल्सो टाइप ऑफ फोर्स एंड इट्स यूनिट इज ऑल्सो न्यूटन, न्यूटन अपॉन न्यूटन अगर कैंसिल कर दे तो यहां पे बात समझ में आई कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो हमारी होती है यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, समझ में आया कि नहीं आया। तो अगले पेज में देखो यहाँ पे हमने पहले तो ये देखा कि लैम्डा बराबर निकल के आया हमारा 10 इनवर्स म्यू, ठीक है, ये आपका क्या निकल के आ गया एंगल ऑफ फ्रिक्शन। और हमने यहां से क्या सीखा कि जो आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकल कर आया, एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज अ यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ना इसकी कोई यूनिट होती है ना इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, तो आप इस समझ लेना कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, समझ में आया कि नहीं आया। तो पहला तो ये समझना कि नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन का जो रिजल्टेंट आता है, वो रिजल्टेंट नॉर्मल रिएक्शन के साथ जितना एंगल बनाता है उसको हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं, और जिसका फॉर्मूला क्या निकल के आया, लैम्डा इज इक्वल टू 10 इनवर्स म्यू, जहां पे म्यू आपका क्या है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और यहां से एक चीज समझ में आई कि वो एफ अपॉन एन बन रहा था, यानी फोर्स अपॉन फोर्स बन रहा था, तो वो यूनिटलेस क्वांटिटी है आपकी, और साथ ही साथ डायमेंशनलेस क्वांटिटी भी है, गॉट इट और नॉट, आया सबको समझ में कि नहीं आया। अगला जो कॉन्सेप्ट है आपका वो है एंगल ऑफ रिपोज, हेडिंग डालो एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज। देखो हम लोग क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर यहां से समझाऊं, मैं एक कॉपी लेकर आता हूं, देखना ध्यान से, सपोज करो ये कॉपी लेकर मैं आया, ठीक है ना, और मैंने इसके ऊपर पेंसिल रख दी, अभी ये पेंसिल गिर रही है क्या, हम इसको धीरे धीरे करके इंक्लाइन करेंगे, धीरे धीरे करके इंक्लाइन करेंगे, कर रहे हैं, ये एंगल देखो, जिस एंगल के इंक्लिनेशन पे ये पेंसिल स्लाइड करना चालू कर दे वही हमारा क्या कहलाता है एंगल ऑफ रिपोज। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो देखना है आपने द मिनिमम एंगल at which body starts sliding from the inclined plane, from the inclined plane, such angle is called the angle of रिपोज, ठीक है ना। आप समझे बात को, मैंने यहाँ पे क्या बोला, ऐसा मिनिमम एंगल जहां से बॉडी जस्ट स्लाइड करना नीचे की तरफ चालू कर दे, वो एंगल आपका क्या कहला जाता है एंगल ऑफ रिपोज। जैसे भी हमने देखा था, हम कॉपी को उठाते जा रहे थे पर पेंसिल नहीं गिर रही थी, पर एक ऐसे का एंगल आया जहां पे पेंसिल क्या हुआ स्टार्ट कर दिया स्लाइड करने को, वो एंगल जो होता है सरफेस के साथ उस इंक्लाइन प्लेन का, ये हमारा क्या कहलाएगा एंगल ऑफ फ्रिक्शन। फॉर एग्जाम्पल देखना ध्यान से, अगर मैंने बोला ये देखो यहाँ पे ये θ1 एंगल है और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, अभी भी ये स्लाइड नहीं कर रहा है, मान लिया आपने यहाँ पे ये θ2 एंगल है, ये अभी भी स्लाइड नहीं कर रहा है, मान लिया आपने ये θ3 एंगल है, और यहाँ पे जैसे ही आपने देखा तो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आना चालू हो गया, तो ये जो θ3 एंगल होगा ना, जहां से ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहा चालू किया, वही एंगल आपका क्या कहला जाएगा, आपका एंगल ऑफ रिपोज। समझ में आया कि नहीं आया। तो एंगल ऑफ रिपोज को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एंगल ऑफ रिपोज विल बी रिप्रेजेंटेड बाय
रिप्रेजेंटेड बाय थीटा। लेकिन अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, एंगल ऑफ रिपोज का फॉर्मूला निकालना। याद रखना, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिपोज। रेडी? इसको करने के लिए तो देखो ध्यान से, यहां पर हम इसको समझते हैं कैसे निकलेगा एंगल ऑफ रिपोज। ध्यान से देखो, यहां पे मान लो ये एक इंक्लाइंड प्लेन है और इस इंक्लाइंड प्लेन में ये थीटा एंगल है आपका, समझ है ना। और ये हम पहले से मान के चल रहे हैं, जो थीटा एंगल है ना, ये ऑलरेडी आपका एंगल ऑफ रिपोज है, यानी इस पे कोई भी ऑब्जेक्ट आप रखोगे तो स्टार्ट स्लाइडिंग ओवर ऑन इट, ठीक है ना। मान लिया हमने यहाँ पे ये क्या किया, आपका एम मास का ब्लॉक इस पे रख दिया, कोई दिक्कत क्या, हमने एम मास का ब्लॉक इस पे रख दिया और इसका जो कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू दे दिया, यानी रफ सरफेस है ये, आई भाषण में रफ सरफेस है। अगर स्मूथ सरफेस रखते तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाती है, स्मूथ सरफेस के लिए 0 हो जाती है। समझ में आया कि नहीं है? अब देखो हम लोग पहले ना इस पे डिफरेंट टाइप की लगने वाली फोर्सेस को ड्रॉ कर ले, समझ में आएगी। देखो आपको ये आपका हाथ है, इस हाथ के परपेंडिकुलर लगना चाहिए, नॉर्मल डायरेक्शन में नहीं लगना चाहिए, तो नॉर्मल डायरेक्शन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी आपकी, ये आपका क्या हो गया, नॉर्मल डायरेक्शन। अब एक बात देखो, ग्रेविटी जस्ट नीचे की तरफ खींचती है, तो अगर ये पॉइंट में हमारा लग रहा है तो जस्ट ग्रेविटी नीचे की तरफ खींचेगी, तो ये कितना हो जाएगा आपका एम जी, हाँ है ना। तो अगर ये एंगल थीटा था तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा आपका, थीटा एंगल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है ना। क्योंकि ऑब्जेक्ट इस तरफ जाने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन कहां पे लगेगा, पीछे की तरफ। अगर ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है तो फ्रिक्शन कहां पे लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा कि नहीं लगेगा, जल्दी बताओ। तो देखो यहां पे अगर मैं एक चीज बताऊं आपको, तो ये आपका यहां से क्या हो जाएगा, अगर एम जी इस डायरेक्शन में लग रहा है तो इसके कंपोनेंट पॉसिबल है, क्योंकि एंगल दिख रहा है, जहां पे भी एंगल दिखे फोर्स के साथ क्या हो जाएगा, कंपोनेंट आएगा कि नहीं आएगा। जहां भी एंगल दिखे फोर्स के साथ वहां पे कंपोनेंट लाना है, तो जिसके साथ होता है थीटा उसके साथ क्या होता है कॉस, और जिसके साथ नहीं होता है थीटा उसके साथ क्या होता है साइन। तो एम जी का इसके साथ देखो थीटा एंगल बन रहा है, तो यहां पे हमें क्या लाना पड़ेगा, यहां पर हमें लाना पड़ेगा कॉस। तो देखना यहां पे ये आ गया आपका क्या, एम जी कॉस थीटा, और यहां पे आपका क्या, जिसके साथ थीटा नहीं होता उसके साथ क्या आता है एम जी साइन थीटा, दिस विल बी एम जी साइन थीटा। आज बात समझ में कि नहीं आई, यहां तक कोई दिक्कत क्या, यहां पे तक हम लोग को एक बात तो समझ में आ गई कि एम जी साइन थीटा और एम जी कॉस थीटा। अगर हम लोग यहाँ पे मान के चले कि ऑब्जेक्ट अभी रेस्ट पे है, इन दैट कंडीशन आप क्या बोल सकते हो, इन दैट कंडीशन आप बोल सकते हो कि फ्रिक्शन बैलेंस कर रहा होगा किसको, फ्रिक्शन बैलेंस कर रहा होगा आपको एम जी साइन थीटा को, और नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस किसको कर रहा होगा आपका एम जी कॉस थीटा को। कोई दिक्कत क्या, फ्रिक्शन बैलेंस कर रहा है एम जी साइन थीटा को, और नॉर्मल रिएक्शन किसको बैलेंस कर रहा है एम जी कॉस थीटा को। ये कंडीशन है जस्ट स्टार्ट टू मूव वाली, जस्ट स्टार्ट टू मूव मतलब बस इसके एक सेकेंड भी आगे करोगे तो वो क्या हो जाएगा, आगे स्लाइड करना चालू होगा, एक छोटे से डिग्री एंगल के चेंज आने पर भी वो स्लाइड करना चालू कर देगा। तो यहां देखा नॉर्मल रिएक्शन को किससे बैलेंस कराना है एम जी कॉस थीटा को, तो आसमान नहीं छू रहा है और जमीन में भी है, इसका मतलब है कि फ्रिक्शन किसको बैलेंस कर रही है एम जी साइन थीटा को बैलेंस कर रही है। हम अगर इन दोनों का डिवाइड करें ध्यान से तो देखना, अगर हम एफ बाई एन निकालें तो ऊपर क्या है हमारा एम जी साइन थीटा, नीचे क्या है हमारा एम जी कॉस थीटा। अगर हम एम जी से एम जी काट दें तो एफ बाई एन बराबर क्या निकल के आ गया हमारा टेन थीटा, एफ बाई एन बराबर क्या निकल के आ गया हमारा टेन थीटा। लेकिन अभी दिमाग को फिर से लाओ एक बात, एफ बराबर होता था म्यू इंटू एन, तो यहां पे भी क्या हो जाएगा एफ की जगह पे हम क्या रख देंगे म्यू इंटू एन। तो जैसे यहां पे आपने पुट किया म्यू इंटू एन, दिस इज अपॉन एन इज इक्वल टू टेन थीटा, तो एन से एन कैंसल, तो टेन थीटा बराबर म्यू होता है। इसका मतलब है कि आपका थीटा बराबर निकल के आ गया टेन इनवर्स म्यू। आप एक चीज नोटिस करो, लैम्डा बराबर भी टेन इनवर्स म्यू निकल कर आया था और थीटा बराबर भी टेन इनवर्स म्यू निकल के आया है, तो प्रैक्टिकली केस में लैम्डा जो होता है बराबर होता है किसके थीटा के। बात समझ में आई कि नहीं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिपोज। यहां से देखो दोनों इक्वेशन से समझना कि लैम्डा बराबर हमारा कितना निकल के आया था टेन इनवर्स म्यू, और यहाँ पे थीटा बराबर भी कितना निकल के आया हमारा
tan इनवर्स म्यू, तो अगर हम कंपेयर करें साइड से तो लैम्डा बराबर थीटा निकल के आया, यानी एंगल ऑफ फिक्शन बराबर है हमारा एंगल ऑफ रिपोज के। एंगल ऑफ फिक्शन इज इक्वल टू हमारा है एंगल ऑफ रिपोज। कोई दिक्कत क्या किसी को? तो ये देखो हमारा फिक्शनल का बेसिक पार्ट था, ठीक है ना, उसके बारे में हम लोग समझ लिए। पर इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कर्व भी होता है, उस कर्व को भी एक बार समझ लेते हैं, और कर्व को समझने के बाद हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस यहाँ पे स्टार्ट करेंगे करना और फिक्शन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, क्योंकि ये आपका जो लेक्चर है ये पार्ट 1 है फिक्शन का। इसके बाद जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें हमें ब्लॉक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, तो जल्दी से इसको आप लोग नोट कीजिए। और अब जब हम मिलने वाले हैं अगले पार्ट में, वहां पर हम लोग कराने वाले हैं इसके क्वेश्चन पर एक ग्राफ जो बचा है, जल्दी से उसको देखते हैं। तो देखो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहां पे हम लोगों ने फिक्शनल फोर्स रखा, दिस इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और यहाँ पे अप्लाइड फोर्स। समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो यहाँ पे हमने क्या नोटिस किया, जैसे ही जैसे फोर्स बढ़ाते गए तो फ्रिक्शन भी बढ़ता गया, लेकिन एक मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचने के बाद तो ये आपका जो केस होगा ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू है, इसी को हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। और जैसे ही इसके बाद जाओगे ये नीचे से डिके करेगा और फिर यहां पे पहुंच जाएगा, ये कहलाएगा आपका डायनेमिक फ्रिक्शन। और आप देखना डायनेमिक हो या स्लाइडिंग हो, ये दोनों फ्रिक्शन हमेशा स्टैटिक से कम वैल्यू दे रहे हैं, और ये जो पॉइंट कहला जाएगा ये कहलाएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, यहां पर जो आपका एफ होगा एग्जैक्टली इक्वल होगा स्टैटिक फ्रिक्शन के, यहां पर जो आपका एफ होगा लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन के, और यहां पर जो एफ होगा वो ग्रेटर देन स्टैटिक फ्रिक्शन के। ये कर्व आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रख लेना है। दूसरी बात, आपका जो फ्रिक्शन होता है वो एडजस्टिंग फोर्स होता है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है, जितना जरूरत है उतना वो अपने आप को लगा लेता है। तो ये पहला लेक्चर हमारा फिक्शन का आपके हिसाब से फिनिश हो गया है। अब हम लोगों को जो सेकेंड लेक्चर इसका लेकर आना है उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल, बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे जो आपके नीट, जेई और सीयूटी में आते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं नीलेश कुमार गुप्ता, श्याम द वर्ड ऑफ फिजिक्स, आपको बाय बाय बोलता हूं। बाय बाय एवरीवन।